हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है आखिर कितनी ज़मीन। तो इस पाठ में हम आदमी की सोच, उसकी जो प्रवृत्ति है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों ही अलग अलग विचारों वाली थी। बड़ी बहन को बहुत ही सुख शांति की पसंद था और उनसे बहुत ही ऊंची ऊंची सोच थी उसकी। लेकिन छोटी बहन जो थी वो बहुत ही सब्र वाली थी, बहुत ही कम चीज़ों में ही संतोष करने वाली थी। समय बीतता गया। जब शादी की बारी आई तो बड़ी बहन की शादी जो है एक सौदागर के घर होती है जो कि पैसे से बहुत ही धनी था, और छोटी बहन का विवाह एक ज़मीन मतलब कि एक कुछ ही ज़मीन के मालिक से हुई, जिसके पास बस थोड़ी सी ज़मीन थी और उस पर अपना वह गुजारा करता था। तो इस तरह से बड़ी बहन और छोटी बहन की अपनी सोच के उस अनुसार ही दोनों की शादी होती है। एक समय की बात है जब दोनों बहनें आपस में मिलती हैं तो अपनी अपनी बातों को रखकर एक दूसरे को बताती हैं। बड़ी बहन कहती है कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं तो बहुत ही सज धज कर आराम से ऐशो आराम के साथ रहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं जब चाहे शहर जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, बहुत ही ऐश से रहती हूँ। लेकिन छोटी बहन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि वो कहती है कि ठीक है बहन, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन जितना धन उतनी परेशानी, मैं तो बहुत ही आराम से रहती हूँ। तब बड़ी बहन कहती है कि तुम क्या जानो पैसों की कीमत और धन का सुख तुम्हारे पास है ही क्या। इस तरह दोनों बहनों के बीच बात होती रहती है। तभी छोटी बहन का जो पति है वो इन सब बातों को सुन लेता है। उसे बुरा लगता है कि हाँ, मेरे पास भी ज़मीन होनी चाहिए। और तभी से छोटी बहन के जो पति थे उसे इस बात के दिमाग में बैठ गई कि उसे कैसे भी अपने को अमीर बनाना है। तभी क्या होता है कि नज़दीक के ही किसी ज़मींदार की ज़मीन बिक्री होती है। तो छोटी बहन का जो पति रहता है वो 40 एकड़ लगभग ज़मीन खरीद लेता है और अपने आप को पे गर्व करता है कि हाँ, अब मेरे पास भी हो गई ज़मीन। लेकिन बहनों में ज़्यादा कुछ स्वभाव में कोई अंतर नहीं होता है। बहनें आपस में वैसे ही मिलती हैं और एक दूसरे को देख के अपनी अपनी चीज़ों को देखकर अपनी एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं। छोटी बहन बहुत ही सभ्य और संतोषी स्वभाव की थी। कहते हैं ना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यदि आदमी में संतोष नहीं हो, किसी भी व्यक्ति में यदि संतोष जैसा धन ना हो तो उसे चाहे जितना भी कुछ दे दो, चाहे उस समुद्र के बीच में भी रख दो, तब भी उसे पानी की कमी ही लगेगी। और जिसके पास संतोष है उसे आप यदि एक बूंद भी पानी दे दो तो उसे अमृत के समान उसे महसूस होगा और वह उसी में खुद सुख का अनुभव करेगा। तो यही बात होती है दोनों में। और छोटी बहन का जो पति है वो इसके विपरीत था। उसने जब ये बात सुन ली तो उसके मन में भी एक ईर्ष्या हो गई। ढेरों सारी ज़मीन, ढेरों सारे पैसों की, ढेरों सारे अमीर बनने का एक जुनून सवार था। और ये जुनून उसे किस हद तक ले जाता है वो हम आगे देखते हैं। वह जब भी मौका मिलता और जहाँ से मिलता ज़मीन को अपना बटोरता गया और अपनी जो है धन को बढ़ाता गया, अपने आप को अमीर करता गया। नौबत ऐसी हुई कि वो अपने जिस गांव में रहता था वहाँ उसे वो सब कुछ कम पड़ने लगा। इतना सारा ज़मीन होने के बाद, इतने सारे मवेशी, खेत, फल फूल, अपनी खेतों में उपजे हुए धन, ये सारे भी उसे कम पड़ने लगे। एक बार फिर नज़दीक के सौदागर के यहाँ कुछ ज़मीन बिक्री हो रही थी दूसरे गांव में। वह वहाँ भी लेने के लिए तैयार हो गया।
उसे यहाँ पे संतोष नहीं था और वो वहाँ की ज़मीन खरीदने के लिए तैयार हो गया और उस सौदागर से उसने ढेर सारी वहाँ से भी ज़मीन अपनी कर पूरा किया, खरीद लिया और उसे अब वो बहुत ही धनवान हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, संतोष अब भी उसमें नहीं था और ये संतोष ही उसे आगे की ओर बढ़ाता चला गया। फिर एक समय की बात है कि किसी गांव में एक बहुत बड़ा सौदागर आया और उसने एक युक्ति रखी कि जो भी ज़मीन हमारे यहाँ लेगा, जितनी एकड़ ज़मीन पर वो चल जाएगा, वो सारा ज़मीन वो उसकी हो जाएगी। जितनी पैरों के नाप से वो जितनी ज़मीन हासिल कर लेगा एक दिन में, तो वो उसकी हो जाएगी। जब उसे छोटी बहन के पति को इस बात का पता चला तो वह बर्दाश्त नहीं किया, उसने वहाँ भी अपनी पैर जमाने की कोशिश की। नौबत ऐसी हुई कि वो तैयार हो गया। वहाँ जाने पे उसे पता चला कि सूरज उगने से लेकर सूरज के अंत होने तक अब दोनों सौदागर और उस जो छोटी बहन का पति था उसके बीच बातचीत होती है। बातचीत में ये तय होता है कि आखिर ज़मीन किस स्तर पे दी जाएगी। तो एक शर्त रखी उस सौदागर ने, जो कि कोलों का सौदागर था। उसकी एक शर्त थी। वो शर्त जब जानता है वो किसान, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक दिन का 1000। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसने सौदागर से, कोलों के जो सरदार थे, उससे जानने की कोशिश की कि आखिर ये हिसाब कैसे होगा। तब वो जो था उसका सरदार, वो बताता है कि हमारे यहाँ ऐसा ही रिवाज है, हम ज़मीन की कीमत इसी दर पे लगाते हैं कि एक दिन में, दिन भर की में जितनी ज़मीन पर अब तुम चल लोगे वो सारी ज़मीन तुम्हारी। तो जो है वो समझ नहीं पाता किसान। उसने फिर से जानने की कोशिश की। तब कोलों का सरदार समझाता है कि दिन के सूरज उगने से जब चलना शुरू करोगे और सूरज ढलने तक तुम दोबारा उस ज़मीन तक पहुंच जाओगे। जब तक उगने से जब शुरू करोगे और दोबारा चलकर डूबने के पहले तक तुम वापस उस जगह पे पहुंच जाओगे, उतनी ज़मीन तुम्हारी। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचता है तो बड़ी अच्छी कीमत है और उसने शर्त मान ली और बोला ठीक है। तो सरदार भी है, वो तैयार हो जाता है। अब इस सोच विचार में जो है किसान रातों भर नहीं सोता है और सुबह उठते ही सूरज उगने से पहले वो पहुंच जाता है कोलों के सरदार के पास अपनी ज़मीन के लिए। और जब उसने सुबह जैसे सूरज उगता है वह चलना प्रारंभ करता है। चलता जाता है, चलता जाता है, चलता ही जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है और वो अपनी चाल को और तेज़ करता ही जाता है। उसे भूख प्यास किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है, बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी, ज़मीन। और उस ज़मीन के लिए वह कुछ भी करना चाहता है। उसके हाथ पैर शरीर सब जवाब दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह चलता ही जा रहा था, भागता ही जा रहा था। लेकिन उसे ये भी याद रखनी थी कि उसे वापस फिर उसी जगह पर आना है सूरज ढलने से पहले। लेकिन उसके मन में एक थी कि बस अब कुछ देर और चल लूँ। ऐसा करते करते वो दोपहर बीत गया और धीरे धीरे शाम ढलने लगी और तब उसे लगा कि अब मैं वापस चलूँ। उसके शरीर पूरे जवाब दे चुके थे, उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे और वो वापस मुड़ना शुरू किया। मुड़ते मुड़ते बहुत ही शाम हो चुकी। अभी सूरज ढला नहीं था, लेकिन उसे था कि मैं पहुंच जाऊंगा। करता हुआ चलता गया। उसने ना अपनी भूख की परवाह की, ना पैरों की छाले की परवाह की। बस उसे तो दिमाग में एक ही बात थी, ज़मीन की, कि इस दिन भर की ज़मीन मेरी अपनी ज़मीन हो जाएगी। और इस तरह जब वापस लौटता गया और सूरज को देखता गया कि अब सूरज अभी थोड़ी सी है, लेकिन उसकी दूरी काफ़ी लंबी थी। पर उसके मन में थी कि इस ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते सूरज तो नहीं ढलेगा, सूरज ऊपर से तो कुछ देर तक ठहरा रहेगा, मैं पहुंच ही जाऊंगा। वह करता गया, चलता गया। अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते उसके शरीर
और उसके पाँव बेकाबू हो चुके थे। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूं। अंत में क्या होता है, उसके शरीर में पसीने से लथपथ था। वो अपनी शर्ट उतार कर और दौड़ता ही जाता है कि कैसे भी मैं अपनी ज़मीन उस तक पहुंच ही जाऊंगा। करता करता अंत तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत ऐसी हुई कि वह उसके प्राण तक मतलब अस्त व्यस्त हो चुके थे और अंत तक पहुंचते पहुंचते शाम ढल चुकी थी। और वो जब अपने शरीर को त्याग चुका था, वहाँ पे पहुँचता है अपनी जगह तक। शाम तो ढलती है लेकिन उसके शरीर भी जवाब दे चुका रहता है और उसके प्राण भी ढल चुके रहते हैं। और अंत तक पहुँचते पहुँचते उसने अपनी वहाँ पे ज़मीन पर गिर पड़ता है और अपनी ज़मीन को वो अपनी हाथों से ही पकड़ लेता है और अंत तक बोलते बोलते यही जाता है कि मैंने ज़मीन अपने नाम कर लिया। और यह बोलता बोलता वहीं गिरता है और वो मर जाता है। तो इस तरह से उसकी संतोष ही एक ऐसा धन है जो कि आदमी को ये सभी सुख दे सकता है। और उसकी एक ये असंतोष की जो भावना थी उसके प्राणों तक को ले बैठती है। ऐसा नहीं था कि उसके पास ज़मीनों की कमी थी, उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारे सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, तो उसके पास संतोष। ज़मीन तो उसने हथिया ली और धन भी बहुत सारा कर लिया, अमीर भी बन गया, लेकिन उसने संतोष का धन नहीं प्राप्त कर पाया और अंत समय में उसके प्राण भी चल बसे। तो इस कहानी में आखिरी ज़मीन उस व्यक्ति की उतनी ही हुई जितनी ज़मीन पर वो गिरा और ज़मीन पर वो स्थायी रूप से पड़ा रह गया। तो वही ज़मीन उसकी अपनी हुई, बाकी ज़मीन सब उसकी बेकार रह गई। तो ये एक असंतोष ही उसका कारण है कि जिसके कारण ऐसी हुई थी। तो इस तरह पूरा जीवन वह धन के पीछे, सुख संपत्ति के पीछे, ज़मीन के पीछे भागता ही चला गया और अंत समय में उसे मिला तो क्या, उतनी ही ज़मीन जितना कि उसके शरीर की लंबाई थी और अंत में आखिरी ज़मीन वह उसे उतनी ही नसीब हुई। तो इस कहानी में यही है कि संतोष ही एक ऐसा धन है जिसका अमल करके व्यक्ति अपने सारे सुखों को पूरा कर सकता है। यदि व्यक्ति में संतोष नहीं है तो ताउम्र उसके पीछे भागता ही चला जाएगा। उस संतोष को खोजने के लिए, उस धन की लालच में अपनी पूरी जीवन लगा दो, लेकिन फिर भी उसे वो धन नहीं मिल पाएगा जो धन उसे अपने संतोष में प्राप्त होगा। और यही होता है इस कहानी में कि उसे अपने संतोष के कारण ही, संतोष रूपी धन ना होने के कारण ही उसे अंत समय में उतनी ही ज़मीन नसीब हुई जितना कि उसे उसका शरीर था और उसके शरीर ने साथ दिया। अंत समय में उसकी मृत्यु के बाद उसका ज़मीन उसी ज़मीन पे जितना से कब्र खोद के उसमें डाल दिया गया। तो ये था आखिर इतनी ही ज़मीन। और इस ज़मीन की लालच ने ही उसका अंतिम समय भी लाया। तो इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।